मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये वीडियो मैं आप लोगों को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में APAR को कैसे भरा जाए उसके संबंध में बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो समझ में आएगा। जैसा कि आपको पता है कि 30 मई तक हम सभी को अपने APR के वर्कफ्लो को जनरेट कर लेना है। उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सबसे पहले आप लोग अपना एक डेटा जो है उसे क्रिएट कर लें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाता हूँ आप डेटा वो कैसा होगा। ऐसी एक शीट है जिस शीट पे आप अपना डेटा क्रिएट कर लें। अपने अधीन सहायक अभियंताओं का भी डेटा क्रिएट कर लें। पद से हटने का दिनांक, ये वह दिनांक है जब आपके कोई भी प्रतिवेदक, समीक्षक अथवा स्वीकृतकर्ता अधिकारी किसी भी समय अंतराल में सेवानिवृत्त होते हैं अथवा अपने पद से बाहर जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 कोई कर्मचारी जिसका नाम ABCD है, वह सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। तत्समय 1 अप्रैल से 31 मई 2023 के मध्य कुल 61 दिन की अवधि में उनके प्रतिवेदक अधिकारी अशासी अभियंता हैं जिनका नाम AABB है, जो कि कार्यरत है, और इनका कार्यकाल अथवा इनका स्थानांतरण 31 मई 2023 के पश्चात हो जाता है। अतः इनकी कुल अवधि 61 दिन की होती है, जो कि 90 दिन से कम है। इसलिए इनका ये पीरियड NRC अवधि में माना जाएगा। इस अवधि के दौरान समीक्षक अधिकारी अधीक्षण अभियंता महोदय हैं जिनका नाम WWWW है, जो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में चूंकि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका EHRMS कोड जानते हुए भी हम 0 ही लिखेंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन भरने के लिए अब अधिकृत नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं या अब कार्यालय में कार्यरत नहीं है, विभाग में कार्यरत नहीं है, उनके EHRMS कोड को हम 0 भर देंगे। इसके बाद स्वीकृतकर्ता अधिकारी के बारे में बात करते हैं। इस अवधि में 1 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 के मध्य स्वीकृतकर्ता अधिकारी श्री विजेंद्र कुमार साहब कार्यरत थे, जो कि वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं। इनकी इस दौरान की अवधि 61 दिन है, परंतु अगले टिन्योर में जब हम 31 मई के पश्चात यहाँ पर आते हैं 1 जून से, 1 जून के बाद हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कर्मचारी हमारे पास वर्तमान में हमारी APR को भरने के लिए उपलब्ध है। जैसे कि प्रतिवेदक अधिकारी के तौर पर CCDD, जो कि एक अशासी अभियंता है, वह उपलब्ध होते हैं। साथ ही समीक्षक अधिकारी के तौर पर WWWW, जो कि अधीक्षण अभियंता है, 31 जुलाई 2023 तक के लिए उपलब्ध रहते हैं। और विजेंद्र कुमार साहब, जो कि स्वीकृता अधिकारी हैं, वह भी उपलब्ध रहते हैं। 31 जुलाई के पश्चात अधीक्षण अभियंता महोदय उपलब्ध नहीं है इनकी CR को लिखने के लिए या इनके APR को भरने के लिए। इसलिए इनके ड्यूरेशन को हमने लिखा है 31 जुलाई 2023 तक। इस अवधि में जो हमारे अधिशासी अभियंता हैं, उनका कार्यकाल 60 दिन का होता है, और 60 दिन के कारण, जो कि 90 दिन से कम है, इनको हम NRC अवधि हाँ में प्रेषित करते हैं। अधीक्षण अभियंता महोदय, जो कि WWWW हैं, वह 31 जुलाई 2023 तक कार्यरत हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2023 तक कार्यरत रहने के कारण इनकी अवधि 90 दिन से ज्यादा होती है। यह NRC अवधि के बाहर आते हैं। इसी दौरान विजेंद्र कुमार साहब कार्यरत हैं, उनकी NRC अवधि नहीं है, क्योंकि यह भी 90 दिन से ज्यादा का समय यहाँ पर प्राप्त कर चुके होते हैं। किसी कारणवश इनका, यदि कोई सहायक अभियंता अपना पदोन्नत होकर के अधिशासी अभियंता के पद पर चला जाता है, वह तिथि हम लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर अधिशासी अभियंता के पद पर इनका प्रोन्नति हो जाती है, जो कि कर्मचारी ABCD हैं। 1 अगस्त 2023 के बाद 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2023
यह तिथि है पूर्व निदेशक महोदय श्री विजेंद्र कुमार जी की, जो कि 30 सितंबर 2023 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। चूंकि यह शासी अभियंता है, अशासी अभियंता के प्रतिवेदक अधीक्षण अभियंता महोदय होते हैं और समीक्षक अधिकारी निदेशक अभियंता महोदय होते हैं। माना जाता है कि अशासी अभियंता के प्रतिवेदक के तौर पर मिस्टर यू जो कि एक अधीक्षण अभियंता हैं, उनका एचआरएमएस कोड यदि वो कार्यरत हैं तो हम अंकित करेंगे, कार्यरत नहीं है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो हम शून्य अंकित करेंगे। यहाँ पर जैसा स्पष्ट है कि ये कार्यरत हैं, इसलिए इनका एचआरएमएस कोड अंकित किया गया है। इनका कार्यकाल अभी 60 दिन का है, परंतु ये किसी भी तरीके से पद को अभी छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए इनका एनआरसी पीरियड हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। इनके बाद समीक्षक अधिकारी के तौर पर श्री विजेंद्र कुमार साहब, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं 30 सितंबर 2023 को, उनको सेवानिवृत्त दर्शित करते हैं और उनके एचआरएमएस कोड पर हम शून्य अंकित करते हैं। एज ए समीक्षक अधिकारी के तौर पर इनका कार्यकाल मात्र 60 दिन का है, इसलिए इनकी एनआरसी अवधि यहाँ पर हाँ प्रदर्शित हम करेंगे। स्वीकृतकर्ता के तौर पर कर्मचारी मिस्टर ABCD, जो कि एक अधिशासी अभियंता है, उनके स्वीकृतता का APAR को स्वीकृत करने के लिए ACS महोदय श्री हिमांशु कुमार जी अधिकृत होते हैं। इनका एचआरएमएस कोड 1683986 ये है, ये वर्तमान में कार्यरत हैं। इनकी एनआरसी अवधि नहीं है। 30 सितंबर 2023 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात श्री विजेंद्र कुमार जी के बाद पद श्री वीरपाल राजपूत साहब निदेशक के तौर पर कार्यभार ग्रहण करते हैं। उनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होता है और 31 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनकी सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व में इनके प्रतिवेदक अधिकारी, जो कि यू हैं, जो कि एक अधीक्षण अभियंता है, वो कार्यरत है, इसलिए ये एपीआर 31 जनवरी 2023 तक स्प्लिट की जाएगी। जो कि यू अधीक्षण अभियंता महोदय जो कि कार्यरत हैं, इनका EHRS कोड एक उदाहरण के तौर पर लिया गया है, यह इनका वास्तविक EHRMS कोड नहीं है। इनकी कुल कार्य की अवधि जो कि 90 दिन से ज्यादा हो जाती है, इसलिए अधीक्षण अभियंता महोदय का कार्यकाल एनआरसी अवधि में नहीं आएगा। श्री वीरपाल राजपूत साहब, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यह भी एनआरसी अवधि में नहीं आते हैं, क्योंकि इनका भी कार्यकाल 122 दिनों का हो चुका होता है। श्री हिमांशु कुमार साहब, जिनका वास्तविक EHRMS कोड 1683986 है, वो कार्यरत हैं, इनका भी अवधि एनआरसी में नहीं आता है। इनके सेवानिवृत्ति के पश्चात श्री अनिल कुमार शर्मा साहब पद को धारण करते हैं। अशासी अभियंता महोदय के अगला स्प्लिटिंग का कार्यकाल 1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 का हम लेते हैं। कुल 59 दिन का ये वक्त रहता है, जिसमें यू अधीक्षण अभियंता महोदय ही प्रतिवेदक के तौर पर अपना उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, जो कि कार्यरत हैं, सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। इनका कुल अवधि 90 दिन से ज्यादा है, एनआरसी अवधि में नहीं आते हैं, परंतु समीक्षक अधिकारी के तौर पर श्री अनिल कुमार शर्मा जी का कार्यकाल 59 दिनों का होता है, वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए इनका EHRMS कोड हम शून्य यहाँ अंकित करते हैं और इनकी अवधि को हम एनआरसी में परिलक्षित करते हैं। इस अवधि में हमारे स्वीकृतकर्ता की भूमिका में हिमांशु कुमार साहब हैं, जिनका वास्तविक EHRMS कोड 1683986 है, जो कि कार्यरत है और एनआरसी अवधि में नहीं आते हैं। आशा करता हूं इस तरह की टेबल आप स्वतः अपने अपने पद के हिसाब से, कार्यकाल के हिसाब से सृजित कर लेंगे। इस टेबल को बनाने के पश्चात इस पर हस्ताक्षर करके अपने कार्यालय में स्थापना को उपलब्ध करा दें, जिससे कि वह आपके फीड को, इस डेटा को APAR मानव संपदा की वेबसाइट पर APAR के कॉलम में जा करके पूर्ण रूप से भर सके। अब हम देखते हैं कि वेबसाइट पर इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। मानव संपदा की वेबसाइट को ओपन करते हैं। यहाँ पर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन आईडी से लॉगिन किया गया है। ACR के कॉलम पे जाते हैं, APR का हम चयन करते हैं।
लॉगिन करने के पश्चात एसीआर एपीआर के कॉलम में जाएंगे, एपीआर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर वर्क फ्लो क्रिएशन, अपडेट वर्क फ्लो, एब्सेंट एंट्री और रिपोर्ट्स के ऑप्शंस दिख रहे हैं। हम वर्क फ्लो क्रिएशन प्रीफिक्सिंग पर सबसे पहले जाएंगे। यहाँ पर तीन विकल्प दिखते हैं: बल्क वर्क फ्लो क्रिएशन, इंडिविजुअल वर्क फ्लो ऑब्लिक स्प्लिटिंग, व्यू लॉक एग्जिस्टिंग वर्क फ्लो। बल्क वर्क फ्लो पे हम नहीं जाएंगे। बल्क वर्क फ्लो में तभी जाते हैं जब पूरे साल की अवधि में कोई भी अधिकारी, प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता यथास्थिति कार्यरत रहा हो, कोई भी इस ड्यूरेशन के दौरान अपने पद से बाहर न हुआ हो। ऐसी दशा में हम बल्क वर्कफ्लो का क्रिएशन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले उदाहरण में दिखाया है कि हमारे पास चार तरीके से, या यूं कहें, एक दो तीन चार पांच, पांच बार हमारा एपीएआर स्प्लिट हुआ है, इसलिए हम स्प्लिटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। एक से अधिक बार स्प्लिट होने पर हम स्प्लिट के ऑप्शन का प्रयोग करेंगे और इसमें एक ही कर्मचारी का वर्क फ्लो हम क्रिएट करेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, हम यहाँ आते हैं, एपीएआर वर्ष हम 23-24 का चुनाव करेंगे। ईएचआरएमएस कोड हम लेते हैं यहाँ पर। जिस भी कर्मचारी का एपीएआर आपको गठित करना है, वर्क फ्लो क्रिएट करना है, उसका आपको कोड अंकित करना पड़ेगा। मैंने एक कर्मचारी का एचआरएमएस कोड अंकित किया है। समय अवधि 1 अप्रैल 2023 से लेते हैं। टेबल को हम अवलोकित करते हैं और टेबल के हिसाब से देखते हैं कि पहली टेबल में कब तक का हमें स्प्लिट करना है। तो हमें मिलता है 31 मई 2023 तक का हमें स्प्लिट करना है। हम यहाँ पर 31 मई 2023 को अंकित करेंगे। 31 मई 2023 का ड्यूरेशन हमने यहाँ पर चुन लिया है। अब हमें एक्सेसिंग ऑफिसर, रिव्यू ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर की ईएचआरएमएस कोडों का यहाँ पर अंकन करना है। इस समय एक्सेसिंग ऑफिसर का कोड XYZ कुछ भी है, हम इसको अंकित कर लेते हैं। एक कोड लेते हैं जो हमारे प्रतिवेदक होंगे। मान लेते हैं ये हमने चुनाव किया रिव्यू ऑफिसर। रिव्यू ऑफिसर के तौर पर हमारे रिव्यू ऑफिसर का कोड हमारे पास 0 है, क्योंकि वर्तमान में ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ये हमारे पास रिव्यू ऑफिसर है। इस स्थिति में ये 0 का कोड है, हम यहाँ पर 0 कोड अंकित कर देंगे। एक्सेप्टिंग ऑफिसर पर जाएंगे। जैसे ही आप रिव्यू ऑफिसर के कोड को 0 करते हैं, वह आपसे रिव्यू अधिकारी का नाम, उसका डेजिग्नेशन पूछता है। रिव्यू अधिकारी का नाम आपने यहाँ बनाया हुआ है, www. इनका पद एसी है, आप यहाँ लेंगे, इनको यहाँ पेस्ट कर देंगे। और इनका डेजिग्नेशन है अधीक्षण अभियंता, आप इनका डेजिग्नेशन टाइप कर देंगे। पूरे पूरा टाइप कर लें। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टिंग ऑफिसर। एक्सेप्टिंग ऑफिसर वर्तमान में जो टेबल बनी है उसके अनुसार श्री विजेंद्र कुमार जी हैं, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हम इनके एचआरएमएस कोड को भी 0 टाइप करेंगे। जैसे ही 0 करेंगे, अपने आप इनका नाम और इनका पदनाम लेने का विकल्प प्रदर्शित होने लगेगा। अब माउस को स्क्रीन पर क्लिक करिए, आपके पास एक्सेप्टिंग अधिकारी का नाम लेने के लिए विवरण आता है। आप यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पर इनके नाम को आप पेस्ट कर दीजिए। इनके पदनाम के विषय में आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अब बात करते हैं एनआरसी अवधि। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति एनआरसी अवधि में आता है तो उसका विवरण हमें लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर ये एनआरसी अवधि में हमारे पास प्रतिवेदक अधिकारी का उल्लेख है और कोई भी इस दौरान एनआरसी अवधि में नहीं है। एक समय में एक व्यक्ति ही एनआरसी अवधि में आएगा। तो प्रतिवेदक अधिकारी AABB, जो कि एक अधिशासी अभियंता है, वह एनआरसी अवधि में आते हैं। हम यहाँ पर यस लिखेंगे। जैसे यस लिखेंगे,
यहाँ पर एनआरसी अवधि का विवरण डालने के लिए विकल्प हमारे साथ उपलब्ध होता है। एनआरसी पीरियड कब से और कब तक? कब से में 1 अप्रैल 2023 से, कब तक में 31 मई 2023 तक। 31 मई जैसा कि पीछे देखा हमने 2023 तक हमारा अवधि एनआरसी का है। 1 अप्रैल से 31 मई 2023। एनआरसी अधिकारी स्तर, एनआरसी का लेवल कौन सा है? हमारे पास तीन विकल्प आते हैं। क्या एक्सेसिंग ऑफिसर एनआरसी में है, क्या रिव्यू ऑफिसर, या एक्सेप्टिंग ऑफिसर। हम देखते हैं कि हमारे प्रतिवेदक अधिकारी वह एनआरसी अवधि में आते हैं, AABB। हम यहाँ पर एक्सेसिंग ऑफिसर को चुनेंगे, उनका कोड, एनआरसी कोड हम यहाँ अंकित करेंगे। अगर यदि सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो 0, कार्यरत हैं तो ये कोड हमने यहाँ पर लिया, इसे कॉपी किया और हमने यहाँ पर इनको पेस्ट कर दिया। टिप्पणी में जाते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं स्थानांतरित हो चुके हैं या फिर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। क्योंकि ये यहाँ से सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, ये कार्यरत है विभाग में, हो सकता है इनका ट्रांसफर हो गया हो, किसी अन्य जनपद के ये अधिशासी अभियंता नियुक्त हो चुके हों, इसलिए यहाँ पर कार्यरत दिखाया गया है। इनको हम 0 नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम स्थानांतरित। ट्रांसफर कर दिया, हम इसे यहाँ पर सबमिट कर देते हैं और ये स्प्लिट APAR हमारी सेव हो जाती है। आप ये देख सकते हैं नीचे, ये एक अवधि स्प्लिट हो चुकी है। अब हम दूसरी एंट्री करते हैं, इसी में इसे आप यहाँ से नीचे क्लोज कर दीजिए। इसी में आपको अवधियां, अगली अवधि पे आते हैं, 1 जून 2023 से 31 जुलाई 2023 का विवरण अंकित करेंगे। 1 जून 2023 से 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2023, कर्मचारी वही है, अवधि हमने बदल दी है। इस दौरान एक्सेसिंग ऑफिसर कौन है देख लेते हैं। एक्सेसिंग ऑफिसर हमारे बदल चुके हैं, CCDDEE आ चुके हैं, जिनका HRMS कोड 222 टेट्रा 1 है। इनका HRMS कोड आप चेंज कर दीजिए। रिव्यू अधिकारी को देखें यदि, तो रिव्यू अधिकारी हमारे अधीक्षण अभियंता है, WWWWAC। क्योंकि यह कर्मचारी इस अवधि में भी सहायक अभियंता के पद को धारण किए हुए थे, इसलिए इनके समीक्षक अधिकारी अधीक्षण अभियंता महोदय हैं, जो कि 31 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त हो चुके हैं वर्तमान में भी, इसलिए हम इनका HRMS कोड 0 अंकित करेंगे। इनका HRMS कोड 0 अंकित करने पर इनके नाम को अंकित करने का विकल्प आता है। रिव्यू अधिकारी का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, इनके पदनाम को हम टाइप करेंगे। एक्सेप्टिंग अधिकारी के तौर पर अब देखेंगे श्री विजेंद्र कुमार साहब हैं, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यहाँ पर एक्सेप्टिंग अधिकारी के नाम को भी हम 0 कर देंगे, क्योंकि ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनका नाम हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे, इनके पदनाम को पेस्ट करेंगे। एनआरसी अवधि इस वक्त किसी अधिकारी की यदि एनआरसी अवधि होती है, हम देखेंगे कोई ऐसा अधिकारी है जो कि एनआरसी अवधि में आता है। दूसरी ड्यूरेशन में देखा जाए तो CCDD, जो कि एक अधिशासी अभियंता है, उनका कार्यकाल 60 दिन का है, जो कि सहायक अभियंता के प्रतिवेदक के तौर पर है, वह हाँ है, एनआरसी में है। हम इसलिए इस अवधि को भी हम एनआरसी अंकित करेंगे, यस करेंगे, इसे हम सबमिट कर देंगे।
जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रैंडम कोड लिया था, EHRMS कोड डज नॉट एग्जिस्ट आइदर, EHRMS कोड इज नॉट इन योर रिपोर्टिंग। तो जो मैंने HRMS कोड लिया हुआ है एक्सेसिंग ऑफिसर का, ये गलत है। मैं इसको एक ऐसा कोड लेता हूँ जो कि हमें प्राप्त हो। रिव्यू अधिकारी का नाम हम पुनः यहाँ अंकित करते हैं। अब NRC सबमिट करने पर NRC के अवधि को पूछ रहा है। NRC की अवधि हमारी है 1 अप्रैल 2023 से, जैसे लिखा है 1 जून 2023 से 31 जुलाई 2023। 1 जून 2023 से 31 जुलाई 2023। NRC जिनका है का कोड हमें यहाँ पर अंकित करना है। NRC इस अवधि में CCDDEE जो कि कार्यरत हैं, इसलिए हम इनका कोड अंकित करेंगे 222। देखते हैं लेता है या नहीं लेता है। इनको हम चूंकि कार्यरत हैं, तो इनमें हम टिप्पणी में कुछ नहीं लिखेंगे। लिखना चाहें यदि कोई आपके पास भी विशेष विकल्प हो तो आप उसे अंकित भी कर सकते हैं। NRC लेवल, NRC हमारे पास प्रतिवेदक अधिकारी की है, तो NRC लेवल होगा एक्सेसिंग ऑफिसर APR।
जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे 2 एंट्री हमारी एंटर हो चुकी है। मैंने जो कोड डाला है वो कोड किसी को आवंटित नहीं है यहाँ पर एनआरसी के लिए, इसलिए शायद यहाँ पर एनआरसी के ऑफिसर का नाम नहीं आ रहा है। जब आप अपने एक्चुअल एचआरएमएस कोड को एंटर करेंगे तो यहाँ पर उनका नाम लिख करके आएगा। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप में। हमारे पास 1 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023 के समय पर स्प्लिट करना है। 1 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023 को हम इसे स्प्लिट कर देंगे। इस अवधि में भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले अंकित किया है, उसी प्रकार एक्सेसिंग अधिकारी हमारे यहाँ पर बदल चुके हैं। इनका पद सहायक अभियंता से पदोन्नत होकर के शासी अभियंता पर परिवर्तित हो चुका है, जिसके कारण इनके अप्रतिवेदक के तौर पर अधीक्षण अभियंता महोदय अधिकृत हो जाते हैं। इनके अधीक्षण अभियंता महोदय यू 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 और यू है। इनका कोड यहाँ अंकित करना है हमें। एक्सेसिंग अधिकारी का कोड हम यहाँ पर अंकित करेंगे। रिव्यू अधिकारी हमारे श्री विजेंद्र कुमार साहब समीक्षक अधिकारी हैं, जो कि सेवानिवृत्त हैं, इसलिए इनका कोड हम 0 करेंगे। इनका नाम हम डालेंगे, इनका पदनाम डालेंगे। एक्सेप्टिंग अधिकारी हमारे वर्तमान में श्री एसीएस साहब हमारे हिमांशु कुमार जी आते हैं, अतः इनका कोड हम यहाँ पर अंकित करेंगे। जैसे ही आप इनका वास्तविक कोड डाल देंगे, ये यहाँ पर अपने ऑप्शन को हटा लेगा नाम डालने का। एनआरसी पीरियड हम देखते हैं कोई इस दौरान एनआरसी में है अथवा नहीं। ये सब प्रतिवेदक के तौर पर नहीं है, लेकिन निदेशक महोदय एक समीक्षक के तौर पर है। ये ड्यूरेशन हम यहाँ पर इसलिए यस करेंगे, इसे सबमिट करेंगे। ये समस्या इसलिए आ रही है कि हमें यहाँ पर हर बार रिसेट करना है। हम इसे रिसेट करेंगे और रिसेट करके एक अगस्त से 30 सितंबर 23 चेक कर लेते हैं। 1 अगस्त 23 से 30 सितंबर 2023 तक की अवधि में लेनी है। एक्सेसिंग ऑफिसर हमारे, जिनका कोड हमारे पास है 1111, एंटर कर देते हैं। रिव्यू ऑफिसर हमारे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अतः इनका कोड हम 0 करेंगे। इनका नाम अंकित करेंगे। का डेजिग्नेशन करेंगे हम। एक्सेप्टिंग ऑफिसर का कोड यहाँ से हम लेंगे। इस दौरान हिमांशु सर एक्सेप्टिंग ऑफिसर की भूमिका में है। एनआरसी पीरियड है, इसलिए हमने यस किया है। कब से कब तक है? 2023, 1 अगस्त 2023 से सितंबर 30 2023 तक का। किस स्तर पर रिव्यू ऑफिसर, जो कि हमारे वर्तमान में विजेंद्र कुमार साहब, जो कि सेवानिवृत्त हैं, इनका कार्यकाल एनआरसी अवधि में आता है, इसलिए इनका नाम हम लिखेंगे और इनका एचआरएमएस कोड ये 0 है, इनको 0 लिखेंगे हम। जैसे ही आप 0 लिखेंगे, आपके पास विकल्प आता है इनके डिटेल को अंकित करने का। आप इनकी डिटेल्स को अंकित कर लीजिए।
एनआरसी अधिकारी का पदनाम। आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो आप सेवानिवृत्त लिख सकते हैं। हम इसे सबमिट कर देते हैं। एपीएआर का वर्ष, हमने यहाँ पर वर्ष नहीं चुना है इसलिए त्रुटि आ रही है। वर्ष यहाँ पर हमने चुन लिया है। इसे फिर से रिसेट करते हैं। दो पीरियड हमने अंकित कर लिए हैं। अगस्त, 1 अगस्त से सितंबर 30, 2023। एक्सेसिंग अधिकारी हमारे पास, उनका कोड हमारे पास है। एक्सेसिंग अधिकारी का कोड आप देख लीजिए। 1 अगस्त से 30 सितंबर का ड्यूरेशन ये है। ये कोड है। समीक्षक अधिकारी श्री विजेंद्र कुमार साहब हैं। रिव्यू अधिकारी सेवानिवृत्त, इसलिए हम 0 करेंगे। इनका नाम हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इनका पद नाम। एक्सेप्टिंग अधिकारी हमारे पास हिमांशु सर हैं। इनका कोड हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। एनआरसी अवधि निदेशक महोदय की है, जो कि 1 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का है। एनआरसी रिव्यू ऑफिसर के स्तर पर है। एनआरसी पीरियड टेबल डालेंगे। का कोड रिटायर्ड है, इसमें 0 डालेंगे हम। इनका विवरण डालना है। पदनाम, सबमिट कर देते हैं। स्प्लिट एपीआर सक्सेसफुली सेव्ड। आपकी 3 ड्यूरेशन सेव हो चुकी है। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगले ड्यूरेशन में चलते हैं, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2023 का है। 1 अक्टूबर इसे हम रिसेट कर देते हैं, जिससे कि बार बार दिक्कत हमारे सामने ना प्रदर्शित हो। और चयनित कर लेते हैं कर्मचारी का विवरण। समय हमारे पास आता है 1 अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024। 1 अक्टूबर 2023 से जनवरी 31, 2024। इस दौरान यह कर्मचारी, जो कि अधिशासी अभियंता हैं, इनके एक्सेसिंग अधिकारी अधीक्षण अभियंता होंगे, जो कि पूर्व में भी कार्यरत थे। अतः इनका कोड हम वही डालेंगे, मिस्टर यू यू। रिव्यू अधिकारी के तौर पर अब यह भूमिका श्री पूर्व निदेशक श्री वीरपाल राजपूत साहब के अधीन आती है। सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए इनके कोड को भी हम यहाँ पर 0 अंकित करेंगे। इनके नाम का हम अंकन करेंगे और इनके पद नाम का हम उल्लेख करेंगे। एक्सेप्टिंग के तौर पर हिमांशु सर है, जो कि एसीएस साहब है। इनके कोड को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ये देखना महत्वपूर्ण है कि अब इस अवधि में कौन सा अधिकारी अथवा समीक्षा अधिकारी, प्रतिवेदक या स्वीकृता कोई एनआरसी अवधि में तो नहीं है। हम देखते हैं यू नहीं है, श्री वीरपाल राजपूत साहब नहीं है, हिमांशु कुमार साहब नहीं है।
यह ऐसी अवधि है जिसमें कोई भी कर्मचारी एनआरसी में नहीं आता है। आप यहाँ पर साधारण नो को सिलेक्ट करेंगे और इसे आप सबमिट कर देंगे। चारम्स कोड इधर कोड इज नॉट इन योर कोड। इसको हमें रिसेट ही करना पड़ेगा, रिसेट होकर के ही आएगा। ऐसी टेक्निकल समस्याएं आएंगी, कोशिश कीजिएगा जब इस तरीके के ब्लैंक पेज आए तभी आप आगे प्रोसीड करें। अवधि हम अक्टूबर 2023, पहली अक्टूबर 2023 से जनवरी 31 2024 का चयन कर रहे हैं। एक्सेसिंग अधिकारी का कोड हमने देखा, एसी साहब है, कोड हमारा 1111। रिव्यू अधिकारी के तौर पर वीरपाल साहब हैं जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हम इनको शून्य करेंगे। रिव्यू अधिकारी का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, उनका पदनाम लिखेंगे। एक्सेप्टिंग अधिकारी में हम इनका कोड यूज करेंगे, हिमांशु सर का। एनआरसी अवधि जैसा कि बताया हमने कि यहाँ पर नहीं है, ये 14th रो है, इसे देखिए, यू 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 एसी है, कार्यरत है और एनआरसी अवधि नहीं है। वीरपाल साहब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन ये अवधि 122 दिन की है जो कि 90 दिन से ज्यादा है, ये भी नहीं है एनआरसी में। और हिमांशु कुमार साहब पिछले कार्य में, पिछले स्प्लिटिंग ड्यूरेशन में भी थे और वर्तमान में भी है, तो ये भी एनआरसी में नहीं आते हैं। ये करने के बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। एपीआर वर्ष फिर से छूट गया था। फिर मैंने दूसरे ऑफिस एडमिन से लॉगिन कर लिया था, जिसकी वजह से यूजर नॉट इन ऑफिस शो कर रहा था। स्प्लिट एपीआर सेट सक्सेसफुली। दूसरे ऑफिस एडमिन से लॉगिन करने की वजह से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था। एनआरसी पीरियड की जो डिटेल हमने एंटर की थी वो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं, और जिसमें एनआरसी पीरियड नहीं है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं। अब हम चलते हैं अपने आखिरी स्टेप की ओर, जहां हमारे पास आखिरी एनआरसी पीरियड है 1 फरवरी से 31 मार्च 2024 का। 1 फरवरी से 31 मार्च 2024 का। यहाँ पर रिव्यू अधिकारी हमारे बदल जाते हैं, और इनका एनआरसी पीरियड होता है 1 फरवरी 24 से 31 मार्च 24 का। ये हमारे रिव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, का कोड हम शून्य टाइप कर देते हैं, का नाम मांगा जाएगा और इनका पदनाम एपीआर सबमिट हो।
ये आपका जो है सारे ड्यूरेशन हमारे आ चुके हैं 1 फरवरी से 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। आप इसे यहाँ पर लॉक कर देंगे। लॉक होने के बाद ये सारा डेटा आपका जो है लॉक हो जाएगा, जिसे आप, ये हमने लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद में APR में जाइए। कोई त्रुटि है तो यहाँ से आप उसको अपडेट कर सकते हैं, ऐसे कर्मचारी का एंट्री करके डेटा। SCR पीरियड 1 अक्टूबर 23 31 जनवरी और 1 फरवरी से 31 मार्च, बाकी NRC पीरियड है। जिसको भी चेंज करना हो आप उनका नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये टोटल APR गलत बनाया है तो मैं इसको डिलीट करूंगा, इस पूरे APR को। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी ऑप्शन खुला हुआ है। भविष्य में हो सकता है ये ऑप्शन न प्राप्त। आशा करता हूँ आप लोगों ने कैसे वर्कफ्लो क्रिएट करना है ये समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूँ 27 तारीख से पहले पहले, चूंकि हमारी ACS कार्मिक द्वारा उनकी अध्यक्षता में VC का आयोजन किया गया है, जिसमें इसकी समीक्षा होगी कि कितने वर्कफ्लो आप लोगों द्वारा क्रिएट किए जा चुके हैं। अतः आपसे अनुरोध है इस समय पर अपने वर्कफ्लो को क्रिएट कर लें।